हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि क्लास टेंथ के देखिए चैप्टर 1 है, साइंस के चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश के परिवर्तन। इसको हम लोग पढ़ेंगे, ऑल टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इससे पिछले क्लास को आप नहीं देखे हैं, इसके पार्ट 1 को नहीं देखे हैं। देखिए पार्ट 1 में हम लोग कितना पढ़ लिए थे, ये सब जितना था डिस्कशन हम लोग ये सब के कर लिए थे। पार्ट 1 में हम लोग ये किरण, अपसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, समानांतर किरणपुंज, ये सब जितना है पारदर्शी और पारदर्शी, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। हम लोग को क्या पढ़ना था, देखिए प्रकाश के परिवर्तन और परिवर्तन के नियम को भी हम लोग पढ़ चुके थे। देखिए ये परिवर्तित किरण, आपतित किरण, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे इसके पिछले क्लास में। अगर क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर सबसे पहले वो क्लास को देख लीजिएगा। और ये इसका पार्ट 2 है। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब, यह है काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, ये सब हम लोग क्या कर चुके थे, देख चुके थे। हम लोग को पढ़ना कहाँ था, देखिए यहाँ से हम लोग को पढ़ना था दर्पण है ना, यह हम लोग को यहीं से पढ़ना था। क्या पढ़ना था हम लोग को, दर्पण से इस क्लास में शुरू करना है। अगर इस क्लास के पार्ट 1 को नहीं देखे हैं आप लोग तो जल्दी से पार्ट 1 को जाकर इस क्लास के बाद देख लीजिएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ये सब PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। देखिए, और ये देखिए जो पार्ट 1 है प्रकाश का परिवर्तन, उसको सिर्फ 2 क्लास में ख़त्म कर रहे हैं। सिर्फ 2 क्लास में ये सब खत्म हो जाएगा। पहला क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। और ये इसका दूसरा क्लास है। दूसरा क्लास को चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दूसरा क्लास में हम लोग क्या पढ़ना है, दर्पण पढ़ना है। इससे पिछले जितने भी टॉपिक है सब को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। तो क्या करेंगे, दर्पण को पढ़ेंगे। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करें। देखिए दर्पण, दर्पण क्या है, कांच का वह टुकड़ा है। क्या है दर्पण, कांच का वह टुकड़ा है जिसे एक तरफ से रंजित कर दिया जाता है। क्या क्या कर दिया जाता है, ये कांच का वह टुकड़ा है जिसे एक तरफ से रंग दिया जाता है, यानी रंजित कर दिया जाता है, तथा वह प्रकाश के परिवर्तनों का नियम का पालन करता है। क्या करता है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियमों का पालन करता है, उसे ही हम लोग दर्पण कहते हैं। देखिए दर्पण किसे कहते हैं, कि कांच का वह टुकड़ा है जिसे एक तरफ से रंजित कर दिया जाता है, अर्थात रंग दिया जाता है, और वह प्रकाश के परिवर्तनों का नियम का पालन करे, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। देखिए दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। देखिए सब पहला है समतल दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण और तीसरा है परवलय दर्पण। इन तीनों दर्पण को हम लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम समतल दर्पण के हम लोग बारे में पढ़ेंगे। समतल दर्पण के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है समतल दर्पण। समतल दर्पण वह दर्पण जिसका परिवर्तक सतह, क्या कि वह दर्पण जिसका परिवर्तक सतह क्या होता है, सपाट होता है और समतल होता है। वह दर्पण जिसका परिवर्तक सतह सीधा और सपाट होता है, उसे क्या कहते हैं, तो समतल दर्पण कहते हैं। जैसे हम देखिए ये क्या है, ये एक समतल दर्पण है, देखिए यहाँ पर लिखा है समतल दर्पण है। और ये क्या है, तो लंब है। और देखिए ये जो प्रकाश आ रही है और इसमें क्या हो रही है, लंबवत पड़ने के कारण सीधे आ रही है और सीधे चल जा रही है, सीधे आकर सीधे चल जा रही है। इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, देखिए आप लोग, प्रतिबिंब इसका जीरो बनता है, यानी प्रतिबिंब का जो कोण होता है वह जीरो बनता है। देखिए यहाँ पर लिखा प्रतिबिंब बनाया गया है, आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए ये दर्पण हो गया, और देखिए ये आ रहा है, क्या किरण आ रही है और सीधे आ रही है और फिर सीधे चल जा रही है, सीधे आकर सीधे क्या हो रही है, तो चल जा रही है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो ये हो गया। देखिए यहाँ पर डॉट 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 से दिया गया है। यहाँ पर सभी आप लोगों को समझाया गया है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए इससे यहाँ पर एक लंब खींचा गया है, फिर यहाँ पर एक लंब खींचा गया है, और देखिए यह एक कोण आई है और ये है कोण आर। और कल्पना किया गया है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो यहीं प्रतिबिंब बन रहा है। अर्थात समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के दूरी के बराबर ही प्रतिबिंब के अंदर बनता है। तो देखिए वस्तु यहाँ पर है और प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी बराबर है। देखिए प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है, देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है। देखिए सबसे पहले काल्पनिक होता है। प्रतिबिंब समतल दर्पण में कैसा बनता है, तो काल्पनिक बनता है। और दूसरा है कि सीधा होगा और वस्तु की अपेक्षा होगा। सीधा होता है लेकिन वस्तु की अपेक्षा होता है, वस्तु के उल्टा होता है। देखिए दूसरा है जितना दूरी पर वस्तु होगा प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर होगा। यही हम आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए जितना दूर दर्पण से वस्तु होगा उतना ही दूर दर्पण से प्रतिबिंब भी होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी बराबर होता है। चलिए और इसमें आगे देखते हैं हम लोग। देखिए किसी समतल दर्पण किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण के ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई के आधी होना चाहिए। देखिए अगर आप किसी समतल दर्पण में पूरा अपना प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो कम से कम प्रतिबिंब की ऊंचाई आपके ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अगर आप 6 फीट के हैं तो कम से कम प्रतिबिंब 3 फीट की होना चाहिए, 3 फीट की होना चाहिए, तभी आपका पूरा प्रतिबिंब बन सकता है दर्पण के अंदर। तो ये बात आप लोग समझ गए। देखिए दूसरा है
यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने भी वेग से चल रही है, यदि कोई वस्तु दर्पण के यानी समतल दर्पण के सामने भी वेग से चल रही है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा 2v और दर्पण के अपेक्षा भी होगा। देखिए, अगर आप समतल दर्पण के समक्ष दौड़ रहे हैं तो आप तो भी वेग से दौड़ेंगे, लेकिन आपका प्रतिबिंब कैसे दौड़ेगा, तो आपसे दोगुना तेज दौड़ेगा, यानी 2v वेग से दौड़ेगा। इसका प्रयोग टीवी एड सोर्स में क्या आता है, जैसे में प्रतिबिंब को दिखाने के लिए वस्तु को नहीं दिखाया जाता है, प्रतिबिंब को दिखाया जाता है, वो बहुत ही तेज दौड़ता है। ये आप लोग समझ गए कि प्रतिबिंब जो है वस्तु है जो भी वेग से दौड़ेगा, तो प्रतिबिंब 2v वेग से दौड़ेगा, अर्थात दोगुना दौड़ेगा। ये आप लोग समझ गए। देखिए, अगला है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होगा। क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, तो दर्पण के पीछे होता है। ये आप लोग समझ जाते हैं। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। क्या होता है कि प्रतिबिंब जो होता है वो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अगर आप समतल दर्पण के समक्ष आगे खड़े होकर दाएं हाथ को उठाएंगे तो ऐसा देखने में लगेगा कि बाएं हाथ उठा है, तो क्या होता है कि पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। इससे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया सकता है। और समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह काल्पनिक होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया सकता है। ये आप लोग अच्छी तरह से समझिए। देखिए, चलिए आगे देखते हैं गोलीय दर्पण। हम लोग क्या कहें, एक दर्पण के बारे में पढ़ लिए जिसका नाम क्या था, तो समतल दर्पण। अब हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में देखेंगे। देखिए, गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का क्या होता है, तो भाग होता है। देखिए, यहाँ पर है एक गोलीय दर्पण बनाया गया है। क्या होता है गोलीय दर्पण, यह है एक गोलीय दर्पण है। यहाँ पर एक लंब डाला हुआ है और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण हो गया, और यहाँ से यहाँ तक अवतल दर्पण हो गया। देखिए, गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए, मुख्य अक्ष, और ये हो गया ध्रुव हो गया। देखिए, इसमें दो गो ध्रुव होता है और दो गो मुख्य अक्ष होता है। देखिए, और ये जो बिंदु बिंदु इस तरह लगाया गया है, देखिए ये जो बिंदु बिंदु इस तरह लगाया गया है वो क्या किया गया है, तो रंजित किया गया है, रंजित किया गया है। एक बात और ध्यान रखें, यहाँ पर जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण उसको भीतर से रंजित करते हैं, और जो अवतल दर्पण होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, बाहर से रंजित करते हैं, बाहर से रंजित करते हैं। और देखिए, ये सी है, अर्थात वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है। ये समझें। देखिए, आगे समझते हैं हम लोग। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। सबसे पहले उत्तल दर्पण को हम लोग समझेंगे। देखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो। क्या होता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उत्तल दर्पण कहा जाता है। क्या है, उत्तल दर्पण उसे कहते हैं परावर्तक सतह उभरा हो, जैसे में ये हो गया। देखिए, और इसे हम लोग थोड़ा अच्छे समझिए। देखिए, ऐसे बनता है उत्तल दर्पण, और भीतर से क्या करते हैं, इसको रंग देते हैं, और प्रकाश आता है तो इसी से टकराता है। इसका जो परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है। देखिए, इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है, परावर्तक सतह उभरा हुआ है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और यह अपसारी दर्पण भी कहते हैं, इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अब अवतल दर्पण को देखते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, इसे अभिसारी कहते हैं। देखिए, अवतल दर्पण इस तरह होता है, और इसे हम लोग बाहर से रंजित करते हैं, बाहर से रंजित करते हैं, और प्रकाश आता है तो ऐसे टकराता है। तो ये क्या है, देखिए यह भीतर से धंसा हुआ है, यह भीतर से धंसा हुआ है, वह बाहर से इस तरह धंसा हुआ था। तो ये आप लोग समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। गोलीय दर्पण के कुछ बिंदु, गोलीय दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे परीक्षा में पूछा जाता है कि इन बिंदुओं को परिभाषित करें। देखिए, सबसे पहला है, इसका नाम है ध्रुव। पहला नाम क्या है, तो ध्रुव। दूसरा है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तीसरा फोकस है, और चौथा है वक्रता त्रिज्या, और पांचवा है फोकस दूरी, और छठा नंबर है प्रधान अक्ष, और सातवां नंबर है द्वारक। इन सब का हम लोग परिभाषा को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, परिभाषा इन सब का है। देखिए, ध्रुव क्या है, ध्रुव को परिभाषा हम लोग समझें। देखिए, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु का दर्पण को ध्रुव कहते हैं। इसे पी से द्वारा सूचित करते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखिए, गोलीय बिंदु का मध्य बिंदु कहाँ है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ये हो गया गोलीय दर्पण, और इसका मध्य बिंदु क्या है, देखिए इसका मध्य बिंदु है ये, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। ये गोलीय दर्पण हो गया ना, इसका मध्य बिंदु यह है। देखिए, मध्य बिंदु यह है, यह क्या है, बीच में, यह अभी बीच में आ रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। तो आप लोग ध्रुव को समझ गए। देखिए, दूसरा देखते हैं, वक्रता केंद्र। अगला क्या है, तो वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का केंद्र कहते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोला का जो केंद्र होता है उसे को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे में ये मान चलिए क्या हो गया, गोलीय दर्पण हो गया, और ये जिस खोखले गोले का भाग है इसके
केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। तो वक्रता केंद्र को आप लोग समझ गए। देखिए आगे देखते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण मान के चलिए ये गोलीय दर्पण का एक गोला हो गया, मान के चलिए ये एक गोला हो गया। देखिए और गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसका त्रिज्या ये हो गया, तो इसी त्रिज्या को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और यह दूरी ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच होती है। वक्रता केंद्र से देखिए ये हो गया ध्रुव, हो गया ये ध्रुव होता है ना, और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी होता है। तो ये आप लोग समझ गए क्या, वक्रता त्रिज्या को हम लोग समझ गए। देखिए आगे देखते हैं कि प्रधान या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। देखिए दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए दर्पण का ध्रुव है, ये मान चलिए दर्पण हो गया, और ये क्या हो गया, दर्पण का ध्रुव हो गया। और दर्पण का ध्रुव से देखिए लिख रहे हैं पर कि दर्पण का ध्रुव से वक्रता केंद्र यहाँ होता है, वक्रता केंद्र यहाँ होता है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आप लोग मुख्य अक्ष को समझिए। देखिए आगे देखते हैं हम लोग। अब चलिए हम लोग आपके करते हैं फोकस को समझते हैं। देखिए फोकस क्या है, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष। गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण दो हिस्सा होता है। गोलीय दर्पण क्या कितने हिस्सा होता है, दो हिस्सा होता है। उसके एक हिस्सा को हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान चलिए हम लोग अवतल दर्पण को ले लिए और इसका प्रधान अक्ष ये हो गया, प्रधान अक्ष इसका। देखिए प्रधान अक्ष हो गया ये। और देखिए कह रहा है कि दर्पण से परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर, देखिए ये प्रधान अक्ष के समानांतर क्या रहा है, तो किरण आ रहा है, प्रकाश का किरण आ रहा है प्रधान अक्ष के समांतर। और दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर यह गुजरता है, ये गुजरता हुआ प्रतीत होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए यहाँ से ये गुजर रहा है, उसे हम लोग फोकस कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, तो फोकस कहेंगे। तो ये आप लोग फोकस को समझ गए कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष से टकराकर प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, वहाँ से और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, तो फोकस दूरी कहेंगे या फोकस कहेंगे। ये हम लोग समझ गए। देखिए फोकस दूरी को भी समझ लेते हैं। फोकस दूरी यहाँ पर लिखा हुआ है, फोकस दूरी गोलीय दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। वही बात है। देखिए ये हो गया, ये प्रधान अक्ष हो गया, और ये प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश का किरण हो गया, और यहाँ से ये गुजर रहा है, तो ये हो गया फोकस, ये हो गया फोकस। और फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, तो फोकस दूरी कहेंगे। तो हम लोग फोकस दूरी को भी समझेंगे। देखिए और उसके बाद द्वारक क्या है, तो गोलीय दर्पण के चौड़ाई को ही द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण के चौड़ाई को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। जैसे मान के लिए ये हो गया गोलीय दर्पण का एक हिस्सा हो गया अवतल दर्पण, और इसका चौड़ाई क्या है, यही ना, इसका चौड़ाई इतना ही चौड़ा है। और उत्तल को भी लेंगे तो वही होगा, उत्तल को भी यही इतना ही चौड़ा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसी को द्वारक कहेंगे। यानी गोलीय दर्पण के चौड़ाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो द्वारक कहते हैं। जैसे मान के चलिए ये हो गया उत्तल दर्पण, और इसके इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देंगे तो यही जो होगा लाइन, यही हम लोग का द्वारक होगा। तो ये हम लोग समझ गए। 7-8 टॉपिक था जिसके परिभाषा को हम लोग समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से असली खेल शुरू हो रहा है। देखिए यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्या बनता है, तो क्वेश्चन बनता है। यह VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, हर एक वर्ष पूछा जाता है। देखिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। देखिए अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, यह मोस्ट VVI क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें। अवतल दर्पण में जब प्रधान अक्ष के समांतर आती है प्रकाश की किरणें, तो परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा होती है। क्या होता है कि परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। देखिए जब अवतल दर्पण में क्या होता है, देखिए ये अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया ना, इसके प्रधान अक्ष के समांतर ये सब क्या आ रही है, ये सब प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है प्रकाश की किरणें। लेकिन ये परिवर्तन के बाद क्या होता है, देखिए इसको हम लोग आपको बड़े करके समझाते हैं। देखिए ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया प्रधान अक्ष। देखिए और ये क्या है कि प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, और प्रकाश की किरण देखिए आ रही है ना। ये परिवर्तन के बाद क्या होगा, जब परिवर्तन होगा तो ये बिंदु F हो गया, मान चलिए F हो गया, तो सब क्या होगा, सभी किरण F से होकर गुजरेगी। देखिए F से होकर गुजरेगी, F से होकर गुजरेगी, तो एक बिंदु पर आकर जमा होती है। और जो एक बिंदु पर आकर जमा होती है उसे हम लोग कैसे किरण कहते हैं, अभिसारी किरण कहते हैं, अभिसारी किरण कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं कि अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो ये आप लोग समझ गए। देखिए यह बहुत आसान है। क्या करना है, देखिए अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर जब जितने भी किरण आती है उन्हें क्या करता है, तो एक बिंदु पर F पर लेकर मिलाता है। और यह कार्य किसका होता है, तो अभिसारी किरण का होता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, इसे हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो हम लोग समझ गए। देखिए आगे देखते हैं।
देखिए दर्पण, उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण के कहते हैं। देखिए अवतल दर्पण को अपसारी कहते हैं। देखिए अवतल दर्पण है जिस अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं। देखिए उत्तल दर्पण क्या कहता है कि उत्तल दर्पण अपने प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण को परिवर्तन के बाद एक बिंदु से फैला देती है। अवतल दर्पण क्या करता है तो एक बिंदु पर मिलाता है और उत्तल दर्पण क्या करता है तो फैलाता है। देखिए इसको भी हम लोग समझ लेते। देखिए मान के चलिए एक क्या हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण को हम लोग समझना है। उत्तल दर्पण ऐसा भी हो सकता है, इसे क्या करना है हम लोग को, देखिए इसको हम लोग भीतर से रंग देंगे तो यही क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो गया। जो किरण आ रही है इसे किरण आ रही है, किरण आ रही है नहीं, इसको इस तरह समझते। देखिए ये हो गया क्या, ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष हो गया मुख्य अक्ष। जब मुख्य अक्ष के समांतर इसके प्रकाश की किरण देखिए ये सब आ रही है तो एफ से हो रही है, एफ से हो रही है, एफ से जाकर गुजर रही है। लेकिन हम लोग कल्पना करेंगे, क्योंकि इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है कि यह इस तरह सब टकरा कर इधर जा रही है, इधर टकरा कर जा रही है। तो क्या हो रहा है, यह एक बिंदु पे देखिए फैला रहा है ना। देखिए एक बिंदु से क्या कर रहा है तो फैला रहा है। और यह कार्य किसका होता है तो अभिसारी किरण का होता है। तो इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं तो अभिसारी किरण कहते हैं। और अच्छे से इसको समझना चाहते थे, देखिए इसको हम लोग इस तरह समझते हैं। ये हो गया क्या, दर्पण हो गया, ये हो गया दर्पण। देखिए इसको, ये हो गया दर्पण और ये हो गया प्रधान अक्ष। और प्रधान अक्ष का अति समांतर एक किरण है, हो गया समांतर किरण है, समांतर किरण है। और ये एफ से जाकर मिल रही है, एफ से जाकर मिल रही है, एफ से जाकर मिल रही है। लेकिन हम लोग ये कल्पना करेंगे इसका प्रतिबिंब इस तरह बन रहा है, इस तरह बन रहा है। देखिए इस तरह, क्योंकि इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो यह क्या कर रहा है, एक बिंदु से फैला रहा है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगले टॉपिक है गोलीय दर्पण में बने किरणों का नियम। गोलीय दर्पण में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए, जब प्रकाश के किरण को प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद एफ से होकर गुजरती है। देखिए ये हो गया गोलीय दर्पण हो गया। और जब प्रकाश के किरणों को प्रधान अक्ष के समांतर भेजेंगे तो क्या करेगी, एफ से गुजरेगा। देखिए ये मान के चलिए हो गया उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण है। और ये हो गया प्रधान अक्ष हो गया। देखिए इसको थोड़ा रंग को हम लोग चेंज कर लेते हैं। ये हो गया प्रधान अक्ष, ये हो गया प्रधान अक्ष। देखिए और जब इसके प्रधान अक्ष के समांतर भेजेंगे तो ये कैसा होगा तो एफ से होकर गुजरेगा। जब प्रधान अक्ष से समांतर भेजेंगे तो एफ से होकर गुजरेगा। ये हो गया पहला नियम। पहला नियम क्या है कि जब किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश के किरणों को भेजेंगे तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से होकर गुजरेगा। ये आप लोग समझिए। देखिए दूसरा नियम है कि जब प्रकाश के किरण को वक्रता केंद्र को से भेजा जाता है, वक्रता केंद्र से भेजा जाता है तो परिवर्तन के बाद उसी रास्ते से लौट जाती है। देखिए इसी को जब क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से भेजेंगे। देखिए मान चलिए हो गया, और इसे हम लोग वक्रता केंद्र ये सी हो गया और फोकस दूरी एफ हो गया। इसको हम लोग सी से भेजेंगे, यानी वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो यह बिना परिवर्तन हुए क्या हो जाएगा, इसी रास्ता से तो जाएगा लेकिन इसी रास्ता से वापस भी लौट जाएगा, अर्थात यह सीधा होता है। देखिए यहाँ पर ये चित्र पूरा नियम से बनाया गया है। देखिए ये सी से आ रहा है और सी से भी चला जा रहा है। ये हो गया दूसरा नियम। देखिए तीसरा नियम को देखते हैं। जब प्रकाश के किरण को एफ से भेजा जाता है, जब प्रकाश के किरण को फोकस दूरी से भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होती है। क्या होता है कि वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए ये हो गया दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया और ये हो गया एफ, क्या हो गया एफ हो गया, ये एफ हो गया। जब हम लोग इसको एफ से भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। देखिए ये मुख्य अक्ष है और ये किरण है तो क्या हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। और ये एफ से किरण को भेजा जा रहा है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रहा है। तो ये आप लोग समझेंगे, तीसरा नियम है। देखिए इसको लिख कर याद करेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। देखिए चलिए चौथा नियम को देखते हैं। चौथा नियम है कि जब प्रकाश के किरण को पी से भेजा जाता है अर्थात ध्रुव से भेजा जाता है तो कोण आई और कोण आर बराबर हो जाता है। यह अभिलंब का कार्य करता है, मुख्य अक्ष करता है। अब मुख्य अक्ष क्या करता है तो अभिलंब का कार्य करता है। देखिए यही मान चलिए ये दर्पण हो गया, ये दर्पण हो गया और ये मुख्य अक्ष हो गया। जब इसको हम लोग ध्रुव से भेजेंगे, इस तरह ध्रुव से भेजेंगे तो क्या इसी तरह वापस लौट जाएगा, इसी तरह लौट जाएगा। और बीच में जो है ये मुख्य अक्ष क्या करता है, अभिलंब का कार्य करता है। और क्या होता है तो ये कोण आई हो जाता है और ये कोण आर हो जाता है। और प्रकाश के परावर्तन के नियम से ये क्या होता है तो दोनों बराबर होता है। कि हम लोग चार नियम को समझ गए कि कहाँ से किरण को भेजेंगे तो किस तरह टकरा कर परावर्तन के बाद लौटेगी। ये हम लोग चारों नियम को समझ गए। देखिए चलिए आगे समझते हैं क्या है। देखिए आगे है कि अवतल दर्पण में बनने वाले किरणों का आरेख खींचिए।
क्या कि अवतल दर्पण में कितने किरण बनते हैं उसका आरेख खींचना है। सबसे पहला दर्पण यहाँ पर बना हुआ है। देखिए पहला दर्पण क्या है, देखिए ये हो गया अवतल दर्पण हो गया, ये बिंदु 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 अर्थात रंजित कर दिया गया है। और ये हो गया मुख्य अक्ष, क्या हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। और ये क्या है, ए बी क्या है, प्रतिबिंब है। ए बी क्या है, प्रतिबिंब है। और इसको देखिए सबसे पहले जो ए बी से किरण निकलेगा एक एफ से होकर गुजरेगा, क्या होगा कि एक एफ से होकर गुजरेगा। और दूसरा क्या होगा कि सी से होकर गुजरेगा, अर्थात वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा। और हम लोग कल्पना करेंगे कि यह कैसा हो रहा है कि देखिए इस तरह जाकर यहाँ पर मिल रहा है। एफ और सी क्या हो रहा है कि यहाँ पर जाकर मिल रहा है। और यहाँ पर जो ये प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो प्रतिबिंब कहेंगे। यही क्या बना, प्रतिबिंब है। देखिए यह वस्तु है और यह प्रतिबिंब बन रहा है। चलिए आगे देखते हैं, इसका स्थिति को समझ लेते हैं हम लोग। स्थिति क्या है, स्थिति है पी और एफ के बीच बन रहा है। देखिए ये हो गया पी हो गया ध्रुव और एफ है, एफ क्या है, देखिए एफ हो गया ये फोकस दूरी। तो पी और एफ के बीच क्या है, तो वस्तु को रखा गया है। दूसरा है दर्पण के पीछे बन रहा है, क्या है, तो दर्पण के ये पीछे बन रहा है ना। देखिए वस्तु कहाँ बन रहा है, देखिए वस्तु दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, वस्तु से बड़ा है। देखिए जो प्रतिबिंब बन रहा है कैसा है, तो वस्तु से बड़ा है। वस्तु देखिए वस्तु से क्या है, प्रतिबिंब बड़ा है। इसको समझिए इस तरह। देखिए प्रतिबिंब छोटा सा है और क्या है, देखिए वस्तु छोटा सा है और प्रतिबिंब क्या है, इतना बड़ा है। तो क्या है, प्रतिबिंब कैसा है, तो वस्तु से बड़ा है। और काल्पनिक है। वस्तु कैसा बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब तो काल्पनिक बन रहा है और मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है। मुख्य अक्ष देखिए ये मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे नहीं बन रहा है। ये हम लोग पहला प्रतिबिंब को भी समझ गए, स्थिति को उसको भी समझ गए। या अभी बोर्ड एग्जाम पूछता है कि प्रतिबिंब को बनाए और उसकी स्थिति को भी लिखें, तो हम लोग पहला स्थिति समझ गए। देखिए दूसरा स्थिति को समझते हैं। दूसरा स्थिति यहाँ पर है, दूसरा स्थिति है ये। देखिए ये हो गया उत्तल दर्पण हो गया और ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया। देखिए उस समय वस्तु को कहाँ रखा गया था, पी और एफ के बीच रखा गया था, लेकिन इस बार एफ पर रखा गया है। एफ पर रखा गया है। देखिए एफ का संबंध सीधे अनंत से होता है। अगर वस्तु एफ पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। एफ पर रखा गया है और ये देखिए एक हो गया। वस्तु से कहाँ जा रहा है, तो प्रकाश निकल कर दर्पण पर जा रहा है और एफ से गुजर रहा है, यह एफ से गुजर रहा है और एक सी से गुजर रहा है। और इसको हम लोग सीधे ले जाएंगे तो यह कहीं नहीं मिलेगा, अर्थात अनंत में जाकर मिलेगा। इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो बहुत छोटा बनेगा। स्थिति क्या है, देखिए स्थिति है तो अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, अनंत पर बनेगा और बड़ा बनेगा। यानी देखिए वस्तु छोटा सा है और प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो बहुत बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा, अर्थात मुख्य अक्ष के उल्टा बनेगा। अर्थात देखिए ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है ना, और वो क्या था, तो ऊपर यहाँ पर बना था, तो मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। ये हम लोग दूसरी स्थिति को समझेंगे। देखिए तीसरी स्थिति को समझते हैं। तीसरा स्थिति है, देखिए तीसरा स्थिति में क्या किया गया है कि यह उस समय एफ पर रखा गया था, इस बार क्या किया गया है, तो एफ और सी के बीच में रखा गया है। एफ और सी के बीच में रखा गया है। देखिए ये हो गया, एफ और सी के बीच में रखा गया है। और ये जो किरण निकल रही है एफ से होकर गुजर रही है, दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से होकर गुजर रही है। और एक को इस तरह रखा गया है, देखिए मैं इसको आप लोगों को कॉपी पर एक वीडियो बनाकर दे दूँगा, वहाँ से आप लोग समझ लीजिएगा। और ये क्या हो रहा है, देखिए ये अभी सीधे जा रहा है, यह अभी सीधे जा रहा है, तो यह बहुत दूर मिलेगा, लेकिन बहुत दूर जाकर मिलेगा। जिसकी स्थिति क्या होगा कि प्रतिबिंब वस्तु का अनंत और सी के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो देखिए ये हो गया अनंत और ये हो गया सी, यानी अनंत और सी के बीच में बनेगा। उसके बाद देखिए बीच में बनेगा, हो गया वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा भी बनेगा, अर्थात मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा और बड़ा बनेगा, यानी वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ये हम लोग तीसरे स्थिति को समझ गए। चलिए चौथा स्थिति को देखते हैं। देखिए चौथा स्थिति में क्या किया गया है, तो सी पर रखा गया है, प्रतिबिंब को सी पर रखा गया है। और जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण को भेजा गया है, तो वह एफ से गुजर रहा है और एक को एफ से भेजा जा रहा है। एफ से भेजेंगे तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, तो ये क्या है, यहीं पर जाकर मिल रहा है। तो इसमें क्या होगा, जब हम लोग सी पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब और वस्तु दोनों क्या हो गए, तो बराबर हो गए। वस्तु का प्रतिबिंब भी और वस्तु भी क्या होगा, तो बराबर होगा। इसको हम लोग थोड़ा एक बार और समझ लीजिए। देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया दर्पण, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया मुख्य अक्ष, और ये क्या हो गया, सी हो गया, ये हो गया सी हो गया। और जब सी पर हम लोग वस्तु को रखेंगे और इससे किरण निकल कर वह दर्पण से टकराएगा, तो क्या होगा, एफ से गुजरेगा, एफ से टकराएगा। फिर एक दर्पण को हम लोग किरण को निकालेंगे और एफ से गुजारेंगे हम लोग, एफ से गुजारेंगे तो जाकर ये एफ से मिलेगा।
इस मुख अक्ष के समांतर जाएगा, और जो यह यहाँ मिल रहा है यही यहाँ आकर मिलेगा, और हम कॉपी पर इसको बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यह और यह बराबर हो जाएगा, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब और वस्तु क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। स्थिति को समझते हैं तो स्थिति क्या होगा, तो वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बराबर बनेगा, और क्या बनेगा, सी पर बनेगा, उल्टा भी बनेगा, बराबर भी बनेगा, और सी पर बनेगा। ये हम लोग चौथा स्थिति को समझ गए। देखिए पाँचवीं स्थिति को देखते हैं। पाँचवा स्थिति है, देखिए पाँचवा स्थिति में क्या किया गया है कि सी और अनंत के बीच में रखा गया है, वस्तु को सी और अनंत के बीच में रखा गया है, वस्तु को सी और अनंत के बीच में रखा गया है। और देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण भेज रहा है तो यह एफ से होकर गुजर रहा है, और एक किरण को हम लोग सी से गुजारेंगे, सी से गुजारेंगे तो यह सी की वापस उसी रास्ता में चला जाएगा, वापस क्या करेगा, तो उसी रास्ता में चला जाएगा, पीछे हम लोग पढ़े हैं, उसी रास्ता में चला जाएगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए यहाँ पर बीच में बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, देखिए यहाँ उल्टा बन रहा है क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे है, और सी और एफ के बीच में बन रहा है। देखिए ये हो गया सी और हो गया एफ, एफ के बीच में बन रहा है ए डैश बी डैश, देखिए, और छोटा बन रहा है। देखिए प्रतिबिंब वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब क्या है, तो छोटा बन रहा है, यानी प्रतिबिंब छोटा बनेगा। चलो आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर बोले प्रतिबिंब का, देखिए इसमें प्रतिबिंब क्या है, तो अनंत में बन रहा है। देखिए ये प्रतिबिंब जो है अनंत से आ रही है, ये क्या हो रहा है कि प्रतिबिंब अनंत से आ रही है और एफ पर जाकर मिल गई है, फिर यह भी अनंत से आ रही है, एफ पर मिल गई, और यह एफ पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। अनंत से जो किरण आएगी उसको एफ पर बनेगा। देखिए इसका स्थिति होगा वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा, एफ पर बनेगा और उल्टा बनेगा। देखिए जैसे सूर्य का प्रकाश क्या होता है, तो बहुत अनंत से आता है, बहुत ही दूर से आता है, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो छोटा बनता है, अर्थात हम लोग को सूर्य कैसे दिखाई देता है, बहुत छोटा छोटा दिखाई देता है। ये हम लोग समझ गए कि अवतल दर्पण में 6 स्थिति होता है, और 6 स्थिति में प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है ये हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ गए। चलिए आगे उत्तल दर्पण में भी देख लेते हैं। देखिए उत्तल दर्पण में 6-7 नहीं है, बहुत ही कम है। देखिए उत्तल दर्पण में बनने वाले किरण आरेख, उत्तल दर्पण में बनने वाले किरण आरेख, देखिए ये हो गया उत्तल दर्पण हो गया, और ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। देखिए इसको रंग को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, मुख्य अक्ष हो गया। देखिए जब मुख्य अक्ष के समांतर ये सब किरण आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण आएगी तो एफ पर तो ये मिलेगी जाकर, या अभी एफ पर मिलेगी, लेकिन हम लोग कल्पना करेंगे कि यह कहाँ जा रही है, दर्पण से परावर्तन के बाद इस तरह जा रही है। देखिए इस तरह हम लोग कल्पना करेंगे कि यह इस तरह जा रही है, इस तरह जा रही है, तो ये क्या हो गया, एक बिंदु से फैला रही है, इसीलिए एक बिंदु से फैला रही है, हो गया ना। देखिए स्थिति कैसा है, स्थिति को समझेंगे अनंत से, अनंत में बनेगा। इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो अनंत में बनेगा, एफ पर बनेगा और काल्पनिक होगा। इसका प्रतिबिंब भी एफ पर बनता है और काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण में हर एक प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, इसको समझ लें हम लोग। देखिए चलिए आगे देखते हैं, दूसरा स्थिति देखते हैं। उत्तल दर्पण का दूसरा स्थिति है जब अनंत और पी के बीच में रहेंगे, जिसमें देखिए अनंत हो गया, ये अनंत हो गया, और ये पी के बीच में हम लोग रख रहे हैं, ये हो गया प्रतिबिंब। देखिए रखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, दर्पण से परावर्तन के बाद यह एफ पर जाकर मिलेगा, और एक क्या होगा, तो सी पर जाकर मिलेगा, सी पर जाकर मिलेगा, और यह जहाँ पर मिलेगा वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। देखिए यहाँ से एक बिंदु निकल रहा है, यहाँ से एक बिंदु निकल रहा है, एफ पर जा रहा है, और यहीं से एक बिंदु निकल रहा है, क्या हो रहा है, सी पर जाकर मिल रहा है, और यह जहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ से एक किरण निकल रहा है, दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तन हो रहा है, एफ भी जा रहा है, और यहाँ से एक और बिंदु निकलेगा जो सीधे सी पर जा रहा है, सीधे सी पर जा रहा है, और ये जो बिंदु दोनों जहाँ पर टकराएंगे, दोनों किरण जहाँ पर टकराएंगे वहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसके स्थिति को आप लोग समझेंगे। देखिए ये इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पी और एफ के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, ये वस्तु से छोटा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, ये हम लोग समझेंगे, और सीधा भी बनेगा। देखिए क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर है तो सीधा बनेगा। ये हम लोग उत्तल और अवतल दर्पण के किरण आरेख को समझ गए। किरण आरेख को पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, तो अवतल दर्पण का ही किरण आरेख पूछा जाता है, लेकिन उत्तल दर्पण का नहीं पूछा, उत्तल दर्पण का ही पूछा जाता है, अवतल दर्पण का नहीं पूछा जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में बहुत ज़्यादा है। अवतल दर्पण का किरण आरेख पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए आगे देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण का उपयोग को लिखें। हम लोग क्या लिखना है कि अवतल दर्पण के उपयोग को लिखना है, अवतल दर्पण के उपयोगों को लिखें। सबसे पहला उपयोग है अवतल दर्पण के हजामती दर्पण के रूप में। क्या होता है हजामती, अर्थात दाढ़ी मूछ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग सैलून में किया जाता है। ये हो गया पहला उपयोग, हो गया अवतल दर्पण का। देखिए दूसरा उपयोग देखते हैं रोगियों के। देखिए
रोगियों के नाक कान आँख देखने में, रोगियों के नाक आँख कान देखने में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ये हो गया। दूसरा हो गया प्रयोग सोलर कुकर में, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तीसरा है कि सर्च लाइट में, सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो पाँचवा है देखिए टॉर्च में, टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। टेबल लैंप में, टेबल लैंप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सौर भट्टियों में, गाड़ी के अग्रदीप में, गाड़ी के अग्रदीप में परावर्तक के रूप में, इन सब में क्या होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अब चलिए उत्तल दर्पण के प्रयोग को भी हम लोग देखते हैं। अवतल दर्पण के प्रयोग को देख लिए। तो उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग ज़्यादा काम में नहीं होता है। देखिए सड़क या गली के स्ट्रीट लाइट में होता है, स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। और गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में किसका प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और यहाँ पर एक मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन बनता है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों कहते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों कहते हैं? देखिए अवतल दर्पण निकट रखी, अवतल दर्पण क्या करता है कि निकट रखी वस्तुओं का सीधा बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? तो सीधा बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और मुख्य रूप से बड़ा प्रतिबिंब बनाने के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण क्या करता है? अवतल दर्पण अपने सामने रखे वस्तुओं को, देखिए ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया मुख्य अक्ष। और ये जो सामने इसके वस्तु रखा रहता है इसका प्रतिबिंब कैसा बनाता है? इसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनाता है और बड़ा बनाता है, काल्पनिक और बड़ा बनाता है। इसीलिए इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, इसी गुण के कारण। ये हम लोग समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है? अवतल दर्पण में का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है? देखिए अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर भेजता है तो परावर्तन के बाद एफ पर जमा हो जाती है, इसी गुण के कारण। देखिए क्या होता है कि सोलर कुकर में किरण को, सूर्य के किरणों को एक ठाई लाया जाता है और उससे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और भोजन बनाया जाता है। देखिए हो गया अवतल दर्पण, हो गया ये हो गया मुख्य अक्ष। जो प्रधान अक्ष के समांतर सभी किरणें आती है तो यह एफ से आकर एफ पर आकर मिलती है और यहीं पर हम लोग बर्तन रख देते हैं और भोजन बनता है, भोजन पकता है। इसी गुण के कारण क्या करते हैं? तो इसका उपयोग हम लोग सोलर कुकर में करते हैं। ये हम लोग समझ गए। देखिए आगे समझते हैं, देखिए गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, आगे हेडलाइट लगा होता है वर्षा का, उसमें हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें फोकस से गुजरती है, अवतल दर्पण जब प्रकाश की किरणें फोकस से गुजरते हैं तो वह प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है? तो गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। देखिए ये हो गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो गया, ये हो गया मुख्य अक्ष, और ये हो गया एफ हो गया। देखिए जब हम लोग किरण को एफ से गुजारेंगे तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और गाड़ी में हम लोग क्या सोच देखना रहता है, सीधे रोड पर देखेंगे तब ना आगे क्या है क्या नहीं है पता चलेगा। तो सीधे रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अवतल दर्पण में फोकस को, किरण को एफ से होकर गुजारते हैं और वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी गुण के कारण क्या होता है? इसका उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में होता है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है? देखिए जब उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती है, जब उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर भेजी जाती है तो परावर्तन के बाद फोकस से फैल जाती है, फोकस से क्या होती है? तो फैल जाती है। इसी गुण के कारण उस दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। देखिए लाइट का प्रयोग होता है प्रकाश को अधिक दूर तक देखने के लिए। और जब हम लोग उत्तल दर्पण में प्रकाश के भेजते हैं समांतर मुख्य अक्ष के समांतर तो ये एफ पर जाकर तो जमा होती है, लेकिन यहाँ से फैलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? फैलती हुई प्रतीत होती है। और प्रकाश को फैलाने के लिए यहीं क्या करते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। ये सब भी क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? यह तो और भी क्वेश्चन है, या बोर्ड एग्जाम में पूछा भी है। क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए। कह रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं? देखिए उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। और इसका दृष्टि क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा होता है। दृष्टि क्षेत्र भी क्या होता है? काफ़ी बड़ा होता है। अर्थात छोटे से दर्पण में भी हम लोग बहुत बड़े बड़े गाड़ी और घर को देख सकते हैं। इसी कारण इसका उपयोग उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है गाड़ियों में। तो ये हम लोग समझ गए।
ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, देखिए इसको समझिए। उत्तल दर्पण इतना ही छोटा सा होता है, देखिए बाइक में इतना ही छोटा सा शीशा लगा होता है, लेकिन इसमें ही भी बड़े बड़े से गाड़ी, बड़े बड़े घर, वृक्ष दिखाता है। इसी कारण इसका उपयोग क्या किस में किया जाता है, तो साइड मिरर के रूप में किया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। इसमें थोड़ा देख लेते हैं कितना है, इस वीडियो में ये सब खत्म हो जाता है। हाँ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए देख लेते हैं इसका क्या करते हैं। इसके उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या, सबसे पहले हम लोग अंतर को देख लेते हैं। यहाँ इस साइड उत्तल लिखा, अवतल दर्पण लिखा हुआ है, इस तरह उत्तल दर्पण लिखा हुआ है। सबसे पहला अंतर है, इसका परावर्तक सतह सीधा होता है। क्या होता है, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है, तो धंसा हुआ रहता है। देखिए इस अवतल दर्पण का परावर्तक सतह ऐसा होता है, देखिए इसका परावर्तक सतह क्या है, तो धंसा हुआ है। और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। देखिए ये हो गया अवतल दर्पण, इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। ये हम लोग पहला अंतर समझ गए। दूसरा अंतर है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। ये दूसरा अंतर हो गया। चलिए तीसरा अंतर है, इनमें सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल में क्या होता है कि सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है, इसमें केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये हम लोग समझे। देखिए चौथा अंतर है, देखिए यहाँ पर चौथा अंतर है कि इसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है, इसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल में क्या होता है, तो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यह छोटा बड़ा बराबर प्रतिबिंब बनाता है। क्या, यह छोटा बड़ा और बराबर प्रतिबिंब बनाता है, यह केवल छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण क्या करता है, तो केवल छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और अवतल दर्पण क्या करता है, छोटा बड़ा बराबर यह सभी प्रतिबिंब बनाता है। देखिए सी पर रखेंगे तो बराबर बनेगा, एफ और पी के बीच रखेंगे तो बड़ा बनेगा, सी पर बराबर बनेगा। और जब अनंत पर रखेंगे तो यह छोटा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए ये हो गया पाँचवा नंबर अंतर हो गया। 6वां नंबर अंतर है, इसमें अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल को अभिसारी दर्पण कहते हैं, और इसमें इसे क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल को अभिसारी दर्पण कहते हैं, और अवतल को अभिसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल को अपसारी दर्पण कहते हैं। देखिए इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बार बार बच्चे भुला जाते हैं। अवतल को हम लोग क्या कहते हैं, तो अभिसारी कहते हैं। अवतल को अभिसारी कहते हैं और उत्तल को अपसारी कहते हैं। उत्तल को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो ये हम लोग समझ गए। अंतर को भी समझ लेना। देखिए चिन्ह परिपाटी को हम समझते हैं। चिन्ह परिपाटी कभी कभी बोर्ड एग्जाम पूछता है। देखिए गोलीय दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब कभी आगे तो कभी पीछे बनाता है। गोलीय दर्पण में क्या होता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कभी आगे बनता है तो कभी पीछे बनता है, कभी उल्टा भी बनता है तो कभी सीधा बनता है, उल्टा भी बनता है सीधा भी बनता है। इन स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है। और इन स्थिति में अंतर स्पष्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो एक परिपाटी की आवश्यकता होती है। इसी परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। इस परिपाटी के अनुसार क्या होता है कि पहला नंबर क्या है कि सभी दूरी हैं जो किससे मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। ये हम लोग समझ गए। देखिए सभी दूरी कहाँ से मापते हैं, यहीं से मापते हैं। यहाँ से यहाँ तक एफ की दूरी हो गई, यहाँ से वक्रता केंद्र कहते हैं। तो सभी दूरी एफ ध्रुव से मापी जाती है, अर्थात पी से मापी जाती है। ये दूसरा नंबर है कि आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। आपतित किरण, देखिए ये हो गया कि गोलीय दर्पण हो गया। देखिए और ये हो गया, देखिए इधर जितने भी दूरी मापा जाएगा, इधर जितने दूरी मापा जाएगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होता है। और इधर क्या होता है, तो धनात्मक होता है। और फिर ऊपर क्या होता है, ऊपर भी धनात्मक होता है, नीचे ऋणात्मक होता है। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। और प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई धनात्मक होती है, और नीचे क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यही समझना है आप लोगों को। इसको मैथ में भी आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए ये हो गया, इसको ये हो गया। देखिए इधर क्या होगा, सब धनात्मक होगा, इधर ऋणात्मक होगा, इधर फिर धनात्मक होगा और इधर ऋणात्मक होगा। ऊपर धनात्मक होगा, नीचे ऋणात्मक होगा। ये समझेंगे आप लोग। इसी को चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इसी को आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। एक 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत यहाँ पे बनता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए दर्पण को स्पर्श करके या बिना स्पर्श करें या नहीं करके आप उत्तल अवतल तथा समतल का पहचान कैसे करेंगे। देखिए दर्पण का स्पर्श करके और बिना स्पर्श किए उत्तल अवतल दर्पण का पहचान कैसे करेंगे। देखिए स्पर्श करके सबसे पहले समझेंगे कि स्पर्श करके हम कैसे पता करेंगे कि यह कौन सा दर्पण है, उत्तल है, अवतल है या समतल है। देखिए मेज पर रखे दर्पण के परावर्तक सतह का हम छू के अगर परावर्तक सतह, देखिए क्या करेंगे, मेज पर रखा हुआ है 3 दर्पण, एक अवतल, उत्तल
और समतल रखा हुआ है। सबसे पहले उसके परावर्तक सतह को समझेंगे। परावर्तक सतह कैसा है, देखिए समतल और यदि परावर्तक सतह समतल और सपाट हो तो वह अवतल दर्पण है। क्या है, यदि परावर्तक सतह क्या है, यहाँ पर गलती लिखा गया है, देखिए समतल और सपाट होगा तो क्या होगा, समतल दर्पण होगा। यदि दर्पण का परावर्तक सतह समतल और सपाट है तो वह कैसा दर्पण होगा, तो समतल दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। दूसरा समझते हैं, देखिए दूसरा, यदि धंसा हुआ हो तो वह अवतल दर्पण होगा। धंसा हुआ है तो क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। परावर्तक सतह धंसा हुआ है तो अवतल दर्पण होगा। यदि उभरा हुआ है, यदि परावर्तक सतह उभरा हुआ है तो वह क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। ये हम लोग स्पर्श करके समझ लेंगे। और बिना स्पर्श कैसे करके, बिना स्पर्श किए कैसे समझेंगे उसको समझते हैं। देखिए बिना स्पर्श किए, देखिए इसके लिए हम बारी बारी से दर्पण के सामने क्या करेंगे कि बारी बारी से दर्पण के सामने वस्तु लाएंगे, किसी वस्तु को लाएंगे और वस्तु का दर्पण से नज़दीक अथवा दूर हटाने पर बने प्रतिबिंब का अवलोकन करेंगे। इस आधार पर और यदि बना प्रतिबिंब, देखिए क्या करेंगे, बिना स्पर्श किए छूने के लिए, पहचान करने के लिए दर्पण के समक्ष किसी वस्तु को लाएंगे और आगे पीछे करेंगे और उससे जो प्रतिबिंब बनेगा उसका हम लोग अवलोकन करेंगे। देखिए अगर बना हुआ प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के बराबर हो तो समतल दर्पण है। वस्तु का प्रतिबिंब अगर सीधा और वस्तु के बराबर बनता है तो वो क्या आएगा कि समतल दर्पण होगा। आगे देखते हैं हम लोग, सीधा एवं वस्तु से बड़ा हो, दर्पण का प्रतिबिंब, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा तो वो क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। और सीधा एवं वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से क्या होगा, छोटा बनेगा तो वो क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। तो ये हम लोग क्या किए, सभी टॉपिक को पढ़ लिए। टॉपिक के साथ साथ कुछ क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। अगले वीडियो में इसके ऑल ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। फिर इसके अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ये ऑल सब्जेक्टिव को इसको देखेंगे। ये हम लोग पूरे टॉपिक को बेहतरीन ढंग से पढ़ लिए। इसके पार्ट 1 को नहीं देखेंगे तो पार्ट 1 को भी जाकर देख लीजिएगा। देखिए, और ये पूरे टॉपिक को हम लोग केवल 2 क्लास में ख़त्म कर लिए हैं। ये सब PDF चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। इसकी एक और क्लास होगा, एक नहीं, इसका अभी और 2 क्लास हो सकता है। देखिए ये सब PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़िए। सबसे पहले उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इसका और 2 होना जरूरी है। देखिए सबसे पहले अगले क्लास में क्या समझेंगे कि F बराबर R/2, F बराबर R/2 को हम लोग सिद्ध करेंगे। अवतल में भी, उत्तल में भी, अवतल में भी और उत्तल में भी, इन दोनों का सिद्ध करेंगे। उत्तल में भी इस दोनों को हम लोग सिद्ध करेंगे। देखिए उसके बाद क्या करेंगे कि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, 1/U ये क्या है, तो ये है उत्तल दर्पण है। ये दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र को हम लोग सिद्ध करेंगे। अगले वीडियो में दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे, अवतल और उत्तल दोनों दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे। तो ये 4 हम लोग को समझना है। उसके बाद क्या करेंगे, आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। आवर्धन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आवर्धन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 2-4 टॉपिक है, इसको सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बता के पहला चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया। फिर दूसरे चैप्टर के आगे बढ़ेंगे। तो ये सब हो गया। देखिए, और PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए सब। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए जो पहला चैप्टर का हम लोग केवल 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिए।